हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज रविंद्र त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस पर 4 टाइप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पीछे देख रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर चुके हैं कि हम लोग कहाँ से डोब्रेनर के ट्राइड से लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे आते हैं, क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ग्रुप वाइज ब्लॉक वाइज अलग अलग डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। फिर उसका 100 के बाद में जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वी हैव। कौन कौन सी होती है? 4 टाइप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक बार वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो होती है आपकी एटॉमिक रेडियस। कौन सी होती है? एटॉमिक रेडियस। पहली प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग 3-4 चीज़ें अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसी में हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में बात करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और आयोनिक रेडियस के बारे में भी हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसके बारे में बात करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे हम लोग। जब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं किसी भी गैसियस एटम से, तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जो देनी पड़ती है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और डेल्टा IH से हम लोग शो करते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, जिसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा EGH से। किससे शो करते हैं? डेल्टा EGH से हम लोग शो करेंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, और वो लास्ट टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम लोग एक एक लेक्चर में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एटॉमिक रेडियस के बारे में, कंप्लीट एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में हम लोग। उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन सा टॉपिक हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है इस टॉपिक में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो अब चारों चीज़ें होती क्या क्या है, मतलब हम लोग जब भी आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा हो है ना, तो हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि भैया टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट सारी चीज़ें कैसे चेंजेस होती है, और उन सारी चीज़ें के बेसिस पे कि जो एलिमेंट है वो किस तरह से मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह के बारे में जो बहुत सारी डिस्कशन है, हम लोगों को यहाँ से एक बेसिक आइडिया के बारे में ज़रूर पता चलेगा। हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से एक ऑर्डर बनाना सीख लेंगे कि नहीं इस तरह की प्रॉपर्टी सारी पूरी जो पीरियोडिक टेबल आपके पास में है उसका वेरिएशन किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं होता है। हाँ है ना? चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को शुरू करना है आज, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। किसको शुरू करेंगे हम लोग? एटॉमिक रेडियस को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटॉमिक रेडियस के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस, अब जस्ट सपोज एटॉमिक रेडियस हम लोगों को बहुत अच्छे से अगर डिस्कस करना है तो एटॉमिक रेडियस के सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन बना लेते हैं। एक डेफिनेशन, एक बेसिक आइडिया हम लोग समझते हैं, फिर कैसे स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया गया उसके बारे में बात करेंगे। अब जब मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो जस्ट सपोज आपका ये एक न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, और ये आपका एक एटम बना हुआ है, आउटरमोस्ट शेल बना दिया है मैंने, है ना। अलग अलग शेल्स होते हैं एटम के, तो ये मैंने आउटरमोस्ट शेल बना दिया है किसी भी एटम का। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस से जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है ना। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन अगर बोलना चाहता हूँ तो डेफिनेशन क्या बोलूँगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन nucleus and electron present in the outermost shell. क्या बोलूँगा? that electron present in the outermost shell. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द
आउटरमोस्ट शेल। अब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी न्यूक्लियस के बीच में और जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी रहती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस से। बट एक्चुअली में जब हमारे पास में जब स्टार्ट हम लोगों ने किया तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास में से बहुत सारे एटम तो इस तरह से होते नहीं है कि अपने पास में क्या हो कि नॉर्मल एक एटम हो और हम लोगों ने सीधा उसको कैलकुलेट कर लिया हो। आज हमारे पास में एक डिवाइस है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर। क्या नाम होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर। ये आपका क्या काम करता है? ये आपको बहुत सारी चीजें बताता है। बहुत सारी चीजें कौन सी? एक तो आपको बता देगा ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता देगा। किसके बारे में बता देगा? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, है ना, एटॉमिक रेडियस के बारे में। ये बहुत सारी जानकारियां आपको ये बता देता है कौन? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर। लेकिन जब हम लोग इसको स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे थे, कुछ ऐसे अच्छे साइंटिस्ट थे हमारे जिन लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, समझा, जानने की कोशिश की, तो उस टाइम पे क्या था कि सारे एटम कुछ इस तरह से नहीं थे, एटॉमिक फॉर्म में नहीं थे। हाँ है ना, कि कुछ एटम ऐसे थे कि एटॉमिक फॉर्म में, कुछ बहुत सारे, जैसे हम लोग अगर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई आपकी, तो नाइट्रोजन जो N2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और N2 मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स बॉन्डिंग होती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए क्या किया उन्होंने कि 3 तरह की रेडियस के बारे में पढ़ा उन्होंने, क्योंकि उसको समझना ज़रूरी था। उसको मॉलिक्यूल को कंपेयर किया, उसके बाद में 3 अलग अलग तरह की रेडियस के बारे में उन लोगों ने बात की। सबसे पहले बात करा बेटा कोवेलेंट रेडियस के बारे में। किसके बारे में? कोवेलेंट रेडियस के बारे में। उसके बाद में 3 तरह की रेडियस है, तो 3 तरह के ऐसे मॉलिक्यूल ले लिए उस टाइम पे जो नोन थे। कि पहला आपने ले लिया था कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल उन्होंने ले लिया मेटालिक मॉलिक्यूल। कौन सा? मेटालिक, है ना, तो हम लोग बात कर लेंगे मेटालिक रेडियस के बारे में। और लास्ट जो हम लोगों ने बात करा गैसियस मॉलिक्यूल में, वो होता है आपका वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सी रेडियस होती है? वैन डर वाल्स, जिसको हम लोग VW रेडियस भी लिख लेंगे। वैन डर वाल्स रेडियस की जगह क्या लिखेंगे? VW रेडियस लिख लेंगे। वैन डर वाल्स की जगह क्या लिखेंगे? VW रेडियस। अब देखो तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, मेटालिक मॉलिक्यूल क्या होता है और वैन डर वाल्स मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जब हम लोग इसको बहुत अच्छे से अगर डिस्कस करना समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे देखो अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, है ना। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग जब भी बनती है तो किन्हीं भी 2 एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल देते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है? पार्शियल ओवरलैप होता है, उस वजह से बनेगा। और जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह से हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर कोवेलेंट रेडियस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो देखो कोवेलेंट रेडियस को हम लोग क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको। देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, ये पहला मॉलिक्यूल है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है ना, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको r। क्या डिस्टेंस दे रखी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है r डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या डिस्टेंस दे रखी है? r डिस्टेंस। अब उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि एटम की रेडियस कितनी है, तो एटम की रेडियस बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अगर 2 मॉलिक्यूल की रेडियस अगर आपके पास में r है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो रेडियस रहेगी दैट r कोवेलेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? r/2 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? r/2 के इक्वल। कि 2 मॉलिक्यूल की रेडियस अगर कैपिटल R मैंने दे रखी है तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 2 मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाय 2, देन r कोवेलेंट इक्वल्स टू दैट r/2 हो जाएगा। मेटालिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेटालिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, मेटालिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? देखो इस तरह से आपके मेटालिक बॉन्डिंग होती है। एक मॉलिक्यूल ये है मेटल का और दूसरा मॉलिक्यूल ये है मेटल का। आपस में क्या कर रहे हैं? वो ये ओवरलैप इस तरह से कर रहे हैं और उनके बीच की भी डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी? उसके यहाँ न्यूक्लियस से लेके यहाँ की न्यूक्लियस की डिस्टेंस हो गई आपके पास में r। क्या हो गई डिस्टेंस? r डिस्टेंस हो गई, हाँ है ना। अब यहाँ पे अगर मैं r मेटालिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, किसके बारे में बात करूँगा? r मेटालिक के बारे में बात करूँगा। देखो r मेटालिक आपके यहाँ क्या आ जाएगी? यहाँ पे जो r मेटालिक की जो वैल्यू रहेगी, दैट r मेटालिक की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो भी हो जाएगी आपकी r/2। क्या हो जाएगी? r/2। अब यहाँ पे r मेटालिक की वैल्यू भी हो गई आपके पास में r/2। उसके बाद में आप देखो कि अगर वैन डर वाल्स मॉलिक्यूल्स, अब ये वैन डर वाल्स मॉलिक्यूल्स मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि जैसे सपोज देखो ये अगर मैं एग्जांपल इसका देख रहा हूँ तो ये N2 मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहा हूँ। किसके बारे में?
N2 मॉलिक्यूल जो है, N2 मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये जस्ट सपोज N2 मॉलिक्यूल में इटसेल्फ, मतलब अगर N2 अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए, तो एटम की बीच की रेडियस क्या होगी। अब हम लोगों को बात करना है कि अगर एक N2 मॉलिक्यूल यहाँ है और एक N2 मॉलिक्यूल यहाँ है। अब देखो जैसे ये तो आपका क्या हो जाएगा, देखो कोवेलेंट रेडियस, और यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखनी है तो मैं इसको सीधा सीधा सा बना लेता हूँ कि अगर एक एटम यहाँ पे इसका रखा हुआ है जो इस तरह से है N2 मॉलिक्यूल पूरा, और यहाँ पे एक N2 मॉलिक्यूल है, और ये इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस मुझे ये बतानी है आपको। देखो N2 मॉलिक्यूल ये, और ये आपका गैसियस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस जो सपोज इन्होंने R दे रखी है, क्या दे रखी है, R दे रखी है आपको डिस्टेंस, है ना। अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि मुझे वॉन डेर वाल रेडियस निकालनी है, कि मुझे वॉन डेर वाल रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे R वॉन डेर वाल जो आएगा, क्या आएगा, R वॉन डेर वाल जो आएगा वो आएगा आपका R/2, है ना। कि अगर एक मॉलिक्यूल, मतलब ये सिर्फ एक एटम की रेडियस निकालनी थी, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखो कोवेलेंट मॉलिक्यूल था तो मैंने एक एटम की रेडियस निकाल दी। मेटालिक भी, जैसे सपोज अगर मेटालिक फॉर्म में मॉलिक्यूल फॉर्म में था तो मैंने एटॉमिक रेडियस निकाल ली, वॉन डेर वाल की भी रेडियस निकाल ली। अब देखो अगर आप तीनों में अगर यहाँ देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत सोच पा रहे हैं, तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा रेडियस जो होती है वो होती है वॉन डेर वाल मॉलिक्यूल की। कौन से मॉलिक्यूल की होती है, तो सबसे ज़्यादा रेडियस जो होती है वो होती है वॉन डेर वाल मॉलिक्यूल की। तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर बन जाता है आपका, दैट R वॉन डेर वाल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में R वॉन डेर वाल के बाद में आपकी रेडियस होती है R मेटालिक की। किसकी होती है, मेटालिक रेडियस उसके बाद ज़्यादा होगा, दैट R मेटालिक, और उसके बाद में सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा आपका कोवेलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस रहेगी, कोवेलेंट रेडियस। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका ऑर्डर, दैट R वॉन डेर वाल इज ग्रेटर देन R मेटालिक, एंड R मेटालिक जो होगा वो R कोवेलेंट से ज़्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑर्डर आपका बहुत बार अलग अलग एग्जाम में, चाहे आपका ऑल इंडिया पीएमटी हो, पहले जब ऑल इंडिया पीएमटी होता था, आजकल जो होता है आपका नीट होता है, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, और जेई में भी अलग अलग क्वेश्चंस इससे, या तो चाहे स्टेटमेंट वाइज इसमें क्वेश्चन आ जाए, या फिर सीधे सीधे नीट में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सीधे टू द लाइन क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। सीधे सीधा ऑर्डर भी बहुत बार पूछा गया है ये ऑर्डर। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको यहाँ पे लर्न करनी है, कि जो R वॉन डेर वाल जो रेडियस होती है, दैट वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो 2 टाइम होती है कोवेलेंट रेडियस के। किसके 2 टाइम होती है, R कोवेलेंट के, है ना, कि वॉन डेर वाल रेडियस जस्ट 2 गुना होती है कोवेलेंट रेडियस के मुकाबले में। तो ये आपका पूरा एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आपको ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ आपको ये लर्न करनी है, हाँ या ना। पहली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी कि R वॉन डेर वाल जो रेडियस होती है वो मेटालिक से ज़्यादा, और मेटालिक वाली रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा हो जाएगी, हाँ या ना। अब उसके बाद में दूसरा जो थिंग है कि R वॉन डेर वाल अगर रेडियस हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वॉन डेर वाल रेडियस जो रहेगी वो कोवेलेंट रेडियस से जस्ट 2 गुना रहेगी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें इस पे कि आगे हम लोग कुछ और एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी थिंग है जो किसी भी एटॉमिक रेडियस को डिफर करेगी, सारी चीज़ें कैसे क्या होगी उसके बारे में आप समझना है। तो 2 तरह की चीज़ें एटॉमिक रेडियस में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, 2 तरह की चीज़ें हम लोग बेसिकली समझना चाहते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर जब मैं एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये एटॉमिक रेडियस के अगर बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर जब मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या है ना, तो देखो उसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे उसको समझाते हैं थोड़ा बहुत आपको, है ना। कि जस्ट सपोज एक एटम है आपका, ये रहा, देखो ये एटम का न्यूक्लियस हो जाता है, ये एटम का एक न्यूक्लियस हो जाता है आपका, और ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शेल कंप्लीट हो जाते हैं, आपको जो दिख नजर आ रहे हैं, हाँ या ना। अब ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो एटॉमिक चार्ज है वो होता है Z के इक्वल। किसके इक्वल, Z के इक्वल। अब देखो मुझे पता है, आपको भी पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8, फिर 18, 32, इस तरह से जो 7 शेल है आपके पूरी पीरियोडिक टेबल में वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं कि 2 शेल, मतलब 2 आपके किस में आ रहे हैं आपके पास में, कि 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले वाले शेल में, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का पूरा कंप्लीट आपके सारी चीज़ें रखी हुई रहती है। इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के अंदर, हाँ या ना। अब देखो जैसे सपोज पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास में, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए,
2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। थर्ड वाले शेल में जो सपोज अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। कौन आना चाहता है? कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहता है यहाँ पे अब देखना बहुत ध्यान से कि क्या चीजें हो रही है और क्या नहीं हो रही है, हाँ है ना। अब देखो क्या होगा कि 2 तरह की चीजें हो रही है। 2 तरह की चीजें कौन कौन सी? एक तो ये न्यूक्लियस है जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, हाँ है ना। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक शील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? एक शील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? रिपेल करना चाहते हैं, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन मिलके आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे और ये न्यूक्लियस मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। अब इसी अट्रैक्शन फोर्स को और शील्डिंग को हम लोग कुछ अलग तरह से, रिपल्शन फोर्स को और अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कुछ एक अलग टॉपिक से पढ़ते हैं जिसका नाम है, सबसे पहले मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। अगर इसको आप लोग अलग अलग बुक्स में देखें तो बहुत अलग अलग नाम लिखे रहते हैं शील्डिंग इफेक्ट के। आपको ये कई बार शील्डिंग इफेक्ट से मिल जाएगा, है ना। किससे? शील्डिंग इफेक्ट के नाम से आपको मिल जाएगा बहुत सारी बुक्स में। दूसरा, आपको इसको स्क्रीन भी बोला जा सकता है कि इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट को समझते हैं। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसको इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करना चाह रहे हैं? रिपेल करना चाह रहे हैं, है ना। तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूं शील्डिंग इफेक्ट की या स्क्रीनिंग इफेक्ट की तो क्या लिखूंगा मैं? देखो क्या लिखूंगा, दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट शेल रिपेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। क्या करेगा? सिंपल सा क्या होगा कि देखो इनर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब जैसे जैसे रिपेल करते रहेंगे, रिपल्शन का फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होने लगेगा, है ना। बहुत ज़्यादा दूर होगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगा, हाँ है ना। तो देखो क्या होगा कि मैं सिंपल सा इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। देखो इसको कि इनर मोस्ट, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं अपन, दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन innermost shell, electron present in innermost shell repel electrons present in innermost shell repel electron present in outermost shell. Outermost shell due to this repulsion atomic radii will increases। क्या होगा? atomic radii increase होगी and this effect is known as a शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपको अगर बोल दे कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आपके इनर मोस्ट शेल के। अब देखो बहुत सारे कि अगर हम लोग जब शेल में बात करते हैं तो शेल में कुछ सब शेल होते हैं, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, कौन कौन से सब शेल होते हैं आपके? कि देखो 4 टाइप के सब शेल होते हैं। एक होता है एस, एक होता है पी, डी और एफ। जब हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके जो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है कि एस के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर पी के इलेक्ट्रॉन, फिर डी के और फिर एफ के। एक्चुअली डी और एफ के जो शील्डिंग होती है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो रहता है। क्या रहता है? ऑलमोस्ट जीरो रहता है कि शील्डिंग इफेक्ट में डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स
डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट शील्डिंग में नहीं करते, सिर्फ एस के और पी के। अब एस के और पी के ही क्यों करेंगे? क्योंकि देखो बहुत डिस्क्रीट, बहुत छोटा साइज होता है इन ऑर्बिटल्स का, न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं और बहुत कम साइज में होते हैं, उस वजह से क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा रिपेल कर पाएगा। एक्चुअली हम लोग जब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे कि सिग्मा की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाँ या ना। तो अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट में हम लोग सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अब इसमें जब हम लोग बात कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, तो देखो इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का काम कर रहे हैं। और ये शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है आपका, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपका ये होता है आपका, किसका ऑर्डर? शील्डिंग इफेक्ट का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर शील्डिंग। तो ये आपका सीधा सा हो जाएगा कि एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा शील्डिंग होती है, फिर पी में, फिर डी में और फिर लास्ट में एफ में। अब आपको ये याद रखना है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है। अब देखो जेड इफेक्टिव के बारे में अगर मैं समझना चाह रहा हूँ, जेड इफेक्टिव जिसको मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? जेड इफेक्टिव को, जेड इफेक्टिव को मैं बोलूँ तो बोल दूंगा देखो इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव को अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो जेड इफेक्टिव को मैं बोल दूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो क्या बोलूंगा? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा? देखो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है। अब देखो ये आपका है न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और ये अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। अब ये देखो आउटर मोस्ट शेल में, जिसको मैं आपको बता रहा था, आउटर मोस्ट शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो सपोज एक शील्ड बन रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो इनर मोस्ट शेल की वजह से जो इसको क्या कर रही है, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही है, हाँ या ना। अब इसी इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ या ना। लेकिन देखो न्यूक्लियस की पावर जो सपोज z थी, कितनी थी, z, लेकिन अपनी एक्चुअल पावर से न्यूक्लियस का इसको अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा कि जो एक्चुअल पावर थी इसकी z, लेकिन इसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, कि मतलब जो टोटल एक्चुअल पावर थी उसकी z, जेड इफेक्टिव का अगर मैं फॉर्मूला देखना चाहता हूँ तो जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका, इसकी एक्चुअल पावर होती है z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो एक्चुअली आपको पता ही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है आपका z, जो न्यूक्लियस में कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा उसको अपनी तरफ, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसको अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब ये जब मैं z अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिग्मा, यहाँ पे जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है वो उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। तो इफेक्टिवली जो अट्रैक्शन फोर्स ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेगा ड्यू टू न्यूक्लियस, वो कितना फील करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल, हाँ या ना। तो इसीलिए हम लोग इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं कि एक्चुअल में इसका न्यूक्लियर चार्ज इतना था, लेकिन इफेक्टिवली इस आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स आपका ये न्यूक्लियस लगा रहा है, उसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोल देते हैं। अब जब हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, जेड इफेक्टिव के बारे में, तो व्हेनेवर जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज इज एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? कंटिन्यूसली आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और दूसरी तरफ जब हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करी, किसके बारे में, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करी, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लर्न करनी है जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट के कंसेप्ट में, कि जेड इफेक्टिव क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ऑब्वियसली देखो समझ में आ रहा है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस के पास उतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा एटॉमिक रेडियाई उतना ही कम रहेगा। दूसरी तरफ जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब रिपल्शन बढ़ेगा इनर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर, तो रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, और न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना ही क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, हाँ या ना। अब ये तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली उसके बारे में कि शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, ये वो वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो होता है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। देखो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल,
अब ये ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड के बारे में कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ने पे क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट। अगर मैं जब इसको बोलता हूं तो हम लोग बात कर देंगे इन अ पीरियड के बारे में। किसके बारे में? इन अ पीरियड। इन अ पीरियड के बारे में बात करेंगे। अब पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो मैं अगर सबसे पहले आपका सेकंड शेल ले लेता हूं। सेकंड शेल मतलब एक तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब ये देखो आपका पूरा एक बना रखा है मैंने अलग से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब ये सेकंड शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सेकंड शेल में जो प्रेजेंट आपके सेकंड पीरियड में बोल दें या सेकंड शेल में या सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट है वो इस तरह से होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास में है ना, लिथियम से शुरू होके नियॉन तक। अब मुझे पता लगाना है कि लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव कर रहा हूँ तो कैसे एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज हो रहा है ना, एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या नहीं पड़ रहा है। अब देखो सबसे पहले कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अगर आगे बढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे। क्योंकि देखो जैसे जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देखो कि अगर एक शेल में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक शेल है आपका ये न्यूक्लियस और ये पहला शेल है और ये दूसरे शेल में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स थे आपके, हाइड्रोजन और हीलियम वाले। लेकिन अब दूसरा जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है, सातवां आ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज होगा, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट का क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट आपको बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। लेकिन आपको पता होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके शेल में बढ़ते रहेंगे, हाँ या ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी शेल में बढ़ते रहेंगे, इट मीन्स दैट जेड इफेक्टिव भी जो है वो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव भी कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, हाँ या ना। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है इन अ पीरियड, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस कंपैरेटिवली शील्डिंग इफेक्ट के। क्या बोला कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उस वजह से हम लोग बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई जो होगा, एटॉमिक रेडियाई वो क्या होगा आपका, डिक्रीजेस। क्या होगा? डिक्रीजेस। व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक रेडियाई विल बी डिक्रीजेस। अब अगर एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है आपका, तो हम लोगों को जब आगे बात करना है, एटॉमिक रेडियाई अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, देखो अगर एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो सबसे छोटा होना चाहिए नियॉन का। किसका होना चाहिए? सबसे छोटा नियॉन का एटॉमिक रेडियस होना चाहिए। लेकिन देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों ने ये ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर ये पढ़ा है देखो कि वॉन डेर वाल्स रेडियस जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस कंपैरेटिवली कोवेलेंट रेडियस के। तो जब हम यहाँ बात कर रहे होंगे किसमें, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नियॉन है वो आपका कौन सी होती है, आइडियल गैस होती है। और हम लोगों को सबको पता है कि आइडियल गैस में कौन सी रेडियस होती है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत वीक होता है। और बहुत वीक होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो एटम है वो बहुत दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शनली, अब एक्चुअली एक्सेप्शन है नहीं, हम लोगों को उसका रीज़न पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर नियॉन आइडियल गैस होती है और आइडियल गैस जो होती है वो क्या होते हैं, आइडियल गैस में वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है। ड्यू टू वॉन डेर वाल्स रेडियस ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा किसकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी आपकी, नियॉन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी। उसके बाद में जो ऑर्डर है वो आपका नॉर्मल एज इट इज़ फॉलो होगा। नियॉन के बाद में लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे कम होता है आपका फ्लोरीन। कौन सा होता है? सबसे कम फ्लोरीन होता है आपका। सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका? फ्लोरीन हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कम हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ये तो हम लोगों ने बात कर ली थी किसके बारे में, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या होगा, हाँ या ना, ये हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉप टू बॉटम क्या होता है। मैं एक्सेप्शन के बारे में भी बात करूंगा आज, पूरा सारी चीज़ें एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कि डी ब्लॉक में सारे जैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे तो डी ब्लॉक में किस तरह से वो पीरियड में चेंज होते हैं, वहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं 5 मिनट में। उसके बाद में हम लोग एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ग्रुप में भी बात करेंगे और एस ब्लॉक की भी जितने एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो मैं अगर ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड
इन ग्रुप, कि अगर मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, कैसे देखो कि जैसे सपोज ये फर्स्ट ग्रुप है, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर मैं आ रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप के बारे में ही बात करूँ, कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स में, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स के बारे में ही अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो देखो वहाँ क्या होगा, ये आपका लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद में आपका आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, ली ना की रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम एक्चुअली आपका रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, इसलिए उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे थे, तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ रहा था, लेकिन देखो स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये मैं आपको बताऊंगा, रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप, मैं लिख लेता हूँ सीधा सा, रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप, कि जब हम लोग ग्रुप में लेफ्ट टू राइट अगर आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ग्रुप में, तो आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली बढ़ेगा। जैसे सपोज देखो क्यों बढ़ेगा ऐसा, कि शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ेगा, अब ये देखो आपका ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं यहाँ बात करूँगा, देखो पहले वाले में 2 से बढ़ रहा था, दूसरे वाले शेल में जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, थर्ड वाले में 18 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से शील्डिंग कंटिन्यूसली शेल बाय शेल क्या होगा, कि जैसे अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखो किसके बारे में, सोडियम के बारे में और पोटेशियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है आपका 19। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से, शेल चेंज होने की वजह से, है ना, सबसे मेन रीज़न कि पीरियड चेंज होने की वजह से क्या होगा, वैसे भी हम लोगों को पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम, अगर मैं न्यूक्लियस से शेल की तरफ आगे बढ़ूंगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इसी वजह से होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी जो है, क्या देखो एटॉमिक रेडियस भी जो होगा वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा आपका सीजियम का, और सबसे कम इन पीरियड अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम इन ग्रुप में बात करूंगा तो सबसे फर्स्ट जो आ रहा है उसका क्या हो जाएगा, आपका सबसे कम एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, हाँ है ना। चलिए कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, पहले शुरू करते हैं हम लोग ग्रुप से ही। तो ग्रुप में आपने बहुत फेमस पढ़ रखा है, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि सबसे फेमस कौन सा है आपका, सबसे फेमस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में। किसके बारे में, एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में। तो देखो एल्यूमिनियम है आपका ये और गैलियम है आपका ये। अब एल्यूमिनियम आता है आपका 3rd पीरियड में, गैलियम आता है आपका 4th पीरियड में। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13 और इसका होता है आपका 31। क्या होता है, 31। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में ऐसा क्या चेंज होता है कि जिसकी वजह से अब एक्चुअली होना क्या चाहिए। देखो आपको पता है कि देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, अगर हम ये पी ब्लॉक के बारे में 13 ग्रुप के एलिमेंट है दोनों के दोनों। 13 ग्रुप से पहले अब ये 3rd पीरियड है, यहाँ पे मैं छोटा सा पीरियोडिक टेबल अगर आपको बना लूँ, देखो यहाँ पे हो गया आपका एल्यूमिनियम और यहाँ पे हो जाता है आपका गैलियम। और गैलियम से पहले आपका होता है शुरू डी ब्लॉक। कौन सा शुरू होता है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में मैंने आपको बोला था कि शील्डिंग इफेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये तो समझ में आया, लेकिन वो जेड इफेक्टिव में तो पार्टिसिपेट करेंगे ना। उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम का साइज होना चाहिए बड़ा, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज हो जाता है, गैलियम का साइज हो जाता है एल्यूमिनियम से कम। कितना हो जाता है, एल्यूमिनियम से कम, मतलब लगभग बराबर एटॉमिक रेडियस हो जाता है एल्यूमिनियम का गैलियम से, हाँ है ना। और वो सिर्फ इस वजह से होता है, ये 3D इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से, 3D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से। अब ये 3D के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, लेकिन इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाने में। और जैसे ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा कि
गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से भी बहुत छोटा, मतलब एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है, बहुत छोटा नहीं, नियरली इक्वल बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स में नियरली इक्वल लिख रखा है, बहुत सारी बुक्स में बढ़ा के दिख रखा है। तो आपको यही याद रखना है कि गैलियम से एल्यूमिनियम का साइज छोटा हो जाता है। छोटा क्यों हो जाता है, तो इसका रीजन अपने पास में ये रहा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि कुछ और एक्सेप्शन के बारे में, कि हम लोग जब डी ब्लॉक में बात कर लेते हैं और एस ब्लॉक में बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो भी है, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक में बात करेंगे तो डी ब्लॉक में देखो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का जो होगा, ये सबसे पहले स्कैंडियम, 3D सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा ही सब जगह होगा आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में होता है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद में होता है आपका आयरन, आयरन के बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में निकल, निकल के बाद में कॉपर, और कॉपर के बाद में सबसे लास्ट में होता है जिंक। अब यहाँ आप देखेगा बहुत आसानी से कि जैसे अब देखो हम लोग ये ग्रुप में, अभी ये मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस सर कम होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल कम होता है। तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। क्यों कम होगा, यहाँ पे Z इफेक्टिव जो है, Z इफेक्टिव ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, क्या होगा कि Z इफेक्टिव जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। अब हम लोग जब यहाँ बात कर रहे हैं तो देखो आयरन, कोबाल्ट और निकल में, आयरन, कोबाल्ट और निकल में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है किसमें, एटॉमिक रेडियस में, नो चेंज इन एटॉमिक रेडियस। इट मीन्स दैट कि आयरन, कोबाल्ट और निकल की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। किस वजह से, क्योंकि Z इफेक्टिव जो रहता है यहाँ पे वो लगभग इक्वल होता है शील्डिंग इफेक्ट के, किसके, शील्डिंग इफेक्ट के लगभग इक्वल रहता है यहाँ पे आपका Z इफेक्टिव जो है। और जो सबसे लास्ट में जो है हमारे पास में कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक में होना क्या चाहिए था, कॉपर और जिंक में होना तो ये चाहिए था भैया कि कॉपर और जिंक में आपका जिंक छोटा होना चाहिए था, कॉपर बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जिंक बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है कंपैरेटिवली Z इफेक्टिव के। एक और रीजन है कि जिंक जो एटम है आपका वो डी ब्लॉक का नहीं होता है ना, हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो क्योंकि कंप्लीट हो जाता है शेल तो ये फोर्थ शेल में चले जाता है कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो जिंक को इसलिए हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं मानते हैं। एनसीईआरटी का डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है बहुत अच्छे से ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको सीधा सीधा सा आंसर देना है कि जिंक नहीं होता है, कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो फोर्थ शेल शुरू हो जाता है, उस वजह फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उस वजह से हम लोग इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं बोलते। तो आपको डी ब्लॉक में ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या होगा, आपका Z इफेक्टिव कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होगा, तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो स्कैंडियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट और निकल में, आयरन, कोबाल्ट, निकल में कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक रेडियस विल बी द सेम। और कॉपर और जिंक में जिंक का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा कॉपर से, हाँ ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एस ब्लॉक में कि एस ब्लॉक में क्या ट्रेंड है। तो एस ब्लॉक में जब बात कर रहा हूँ मैं, तो एस ब्लॉक में देखो क्या होगा आपका, एस ब्लॉक में एक और रीजन है, मैं आपको जैसे जैसे आगे बताते जाऊंगा कुछ कुछ चीज़ें जो रह रही है हमारे पास में, जैसे हम लोगों को सिग्मा काउंट करना है जो रह रही है वो आगे वाले सेशंस में आप लोगों को मैं डेफिनेटली डिस्कस कराऊंगा, हाँ ना। अब देखो एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एस ब्लॉक में आप सभी को पता है कि 2 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, कि फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा होता है आपका सेकेंड ए ग्रुप, मतलब एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपके फर्स्ट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। मैं हाइड्रोजन को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप सभी को पता है क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है आपका फर्स्ट ए एलिमेंट में, सिर्फ उसको उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से रखा जाता है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स के साथ में उसकी मैच नहीं करती है, इसीलिए हम लोग उसको पूरे ग्रुप से बाहर रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी अलग से बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता है, लेकिन सिर्फ हम लोग उसको फर्स्ट ए के साथ में, फर्स्ट ग्रुप के साथ में सिर्फ इसलिए उसको रखते हैं हम लोग क्योंकि एक तो उसका आइटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका एल्कली मेटल से मैच करता है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी उसकी लगभग मैच नहीं करती है, वो सब तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, कभी +1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, कभी ले भी लेता है, इस तरह की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद में आप लोग जो बात कर रहे हैं सेकेंड ए के बारे में, तो देखो यहाँ होगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम,
और लास्ट हो जाएगा आपका बेरियम। इन सभी के बारे में एक साथ स्टडी करेंगे हम लोग, और क्या ग्रुप क्या आपका बनेगा उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी आपको पता था कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका लेफ्ट टू राइट बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस होता है आपका पूरी एस ब्लॉक में, वो होता है बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद में होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम। लिथियम के बाद में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में वापस आपका सोडियम। सोडियम के बाद में देखो क्या हो जाएगा, सोडियम के बाद में हो जाएगा आपका कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद में कंटिन्यूसली आपका कम होना शुरू होता है टिल वहां तक, और उसके बाद में बेरियम से बड़ा होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में रूबिडियम, और रूबिडियम के बाद में सीजियम। तो पूरी एस ब्लॉक में अगर जब मैं बात करूंगा, ये पूरा एस ब्लॉक का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, सॉरी एटॉमिक रेडियस के बारे में एक ऑर्डर है जो आपको कुछ इस तरह से बताना होता है, हाँ है ना। तो ये पूरा एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल वाले सेशन में हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जेड इफेक्टिव मतलब जो सिग्मा जो कैलकुलेट कराना है वो भी मैं सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।